महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ अलायंस क्यों किया? अलायंस का तो हमें खिमियाजा भुगतना पड़ा, उसमें तो कोई शक नहीं है। क्या आप कभी इस अलायंस के लिए सॉरी कहेंगे लोगों को? मैं सॉरी किस लिए कहूँ? हमें कहना चाहिए कि भाई कम से कम जो हमारे लोग 2019 में आपने पकड़ के लिए, जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, कम से कम उनमें से कुछ को रिलीज कर लीजिए। उमर साहब ने किसी इंटरव्यू में कहा कि मैंने सोचा मुझे जहर तो नहीं दे रही। सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी था, तो इनके होते हैं ना हाथ में होती है इनकी वॉकी टॉकी, उसने कहा बाप बेटी उड़ गए। कभी कभी जो हमारी बच्चियां हैं, औरतें हैं, वो पानी ले रही होती थी नलके से, तो मैं वहां बात करना शुरू करती थी, तो वो अपने आप को झटक के कहती थी आई आज वोट मांगने पता ही न पाने। फेस टू फेस के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा उछल पुछल देखने को मिलती है और मौजूदा वक्त में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं, 2 बार लोकसभा जा चुकी हैं, कई बार एमएलए बनी हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत को समझती है और मौजूदा वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट भी है। तो आज इनसे बात करते हैं इस इंटरव्यू में और कई सारे सवाल इनसे पूछते हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हम कंटेम्प्रेरी टाइम से शुरू करते हैं। 3 दिन पहले राज्यसभा इंतखाबात हुए और आपकी पार्टी ने आपने फैसला किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देंगे ताकि हमारे बिल्स को वो फिर आगे पेश करेंगे और उसे अप्रूव किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को धोखा दिया? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को धोखा नहीं दिया, क्योंकि जो हमारे बिल्स थे वो हमारी अपनी जायदादों के लिए नहीं थे, और ना ही वो जैसे उमर साहब ने कहा कि ये जमीन चोरों को मैं जमीन नहीं दूंगा, ये वही बिल है। तो ये बिल छत के लिए था, गरीबों की छत का सवाल था कि अगर किसी गरीब ने 20 साल 30 साल पहले, जब उसके पास कोई जमीन नहीं है, 4 मरला 5 मरला या 10 मरले में अपने लिए एक छत बनाई है, वहां वो रहता है, यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट है और पूरे मुल्क में बुलडोजर का फैशन चला है और यहाँ भी 2019 से काफी बुलडोजर चला और सरकार बनने के बाद भी चला, तो उसको कहीं रोक लग जाए। तो इसमें तो उन्होंने उन लोगों के साथ नाइंसाफी की जिनके सर पे ये जो तलवार लटक रही है कि हमने घास चराए में या गवर्नमेंट लैंड में हमने ये छोटा सा घर बनाया हुआ है, इसको पता नहीं किस वक्त तोड़ देंगे। तो ये तो पीडीपी के साथ धोखा नहीं किया, उन्होंने उनके साथ किया। डेली वेजर्स का आप जानते हैं, मैंने भी अपने वक्त में कोशिश की थी, उनका बायोमेट्रिक भी हुआ था, उस वक्त उनकी 60-70 हजार तादाद थी, सब कुछ होने वाला था, सरकार गिर गई और यही लोग सारा सिस्टम चलाते हैं। आप पीएचई देखिए, इरिगेशन देखिए, आरएनबी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सालों साल से काम कर रहे हैं और यही काम करते हैं। उनके रेगुलराइजेशन का तो उन्होंने तो महबूबा मुफ्ती की तो अपनी नौकरी के रेगुलराइजेशन की बात नहीं थी। ये तो मुझे लगता है कि इन्होंने अवाम को धोखा दिया, एक बार फिर से धोखा दिया। तो मैं समझती हूँ कि ये सही नहीं था। उमर साहब ने खुद कहा था कि अगर कोई प्रो पीपल बिल आएगा तो हम उसको कोई रुकावट नहीं करेंगे, तो उसके बाद इस बिल को कहना कि ये लैंड ग्रैबर्स बिल है। बीजेपी ने कहा कि ये लैंड जहाद है, इन्होंने जमीन चोर का नाम दिया, उन्होंने लैंड जहाद का नाम दिया। तो कहीं ना कहीं एक जैसी बातें की इन्होंने और एक जैसे ही एजेंडे को की तकमील की इन्होंने। उनके अपने कई सारे कंसर्न्स थे जो कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में कहा कि ये ऐसा कानून लाने की बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी को भी जमीन दे देंगे। जो वो लोग भी हैं जो शायद मकान बना सकते थे, जमीन खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने भी जमीन पे कब्जा किया। नहीं, देखिए ना, छोटे से जो घर हैं, जो 5 मरला 6 मरला 7 मरला में, तो अमीर लोग तो वहां मकान ही बनाते हैं ना। अब कहते हैं जिन्होंने 20 साल 30 साल पहले एक छत खड़ी की है, गरीब आदमी है, उसके पास जमीन नहीं है, तो खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं जिसके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस टू लैंड दे दो, घर जिसके पास घर दे दो। तो मेरे ख्याल में ये इंसानियत के दायरे में उमर साहब को इस बिल को पास होने देना चाहिए था। और यही नहीं, दूसरा भी हमने इसी का बिल लाया था। उसमें एक तो ये जो गरीब लोग हैं, इनकी जमीन है, 30 साल से घर बनाया है, तो और उसके साथ देखिए जो होटल वाले हैं यहाँ, जो सैकड़ों सालों से जिनकी लीज चल रही है, जिन्होंने टूरिज्म को जिंदा रखा,
उनका हमारे साथ ताना बाना नहीं रहा है, उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज्यादा ताना बाना रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 50-60 साल हुकूमत में रही है, पीडीपी सिर्फ 6 साल रही है। तो आज उनको भी बेदखल करके बाहर के होटल वालों को, क्योंकि जब ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, तो यहाँ का कश्मीरी या जम्मू का आदमी तो उस नीलामी में पूरा उतर ही नहीं सकता है। तो हमने उसके बारे में बात की थी, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार को करनी चाहिए थी। यहाँ की सरकार, क्योंकि 370 हटाया किस लिए गया? क्योंकि नजर हमारी सोने जैसी जमीन पे है, हमारे जंगलों पे है, हमारे दरियाओं पे है और हमारी जॉब्स पे है। तो उमर साहब बार बार कहते हैं मेरे पास स्टेटहुड नहीं है तो मैं ये करना चाहता हूँ, वो कर, ये तो उनके हाथ में था कि गरीब की जमीन, गरीब की छत सर पे बचाना तो उनके हाथ में था, तो या डेली वेजर को रेगुलर करना तो उनके हाथ में, इसके लिए तो स्टेटहुड की जरूरत, पर इस पे भी वो मुकर गए तो मैं क्या कहूँ। मैम, सरकार को बने हुए 1 साल हो गया, ये यूनियन टेरिटरी में पहली सरकार है। इससे पहले हम ऐसी रियासत थे जहां खुद मुख्तारी थी, काफी ज्यादा पावर था। इस 1 साल में किस तरीके से आप सरकार को देखते हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि स्टेटहुड नहीं है और कई सारे काम हम इस वजह से नहीं कर पाते हैं, तमाम तर इख्तियारात एलजी के पास हैं। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं जो शायद चीफ मिनिस्टर के पास होने चाहिए, लेकिन अभी तक उनका कंट्रोल भी हमें नहीं दिया गया है। लेकिन अपोजिशन जमातें बाज वक्त ये कहती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी सारी चीजें कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा। नहीं, मिसाल के तौर पे जो हमने बिल लाया कल, इसके तो स्टेट होना जरूरी नहीं है, तो उमर साहब की अपने उसमें है, ये तो कर सकते थे, इनके पास वोट भी था तो इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। इसी तरह देखिए ना, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पीएचई हो, आरएनबी हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, पुलिस के बगैर तो सब उमर साहब के पास है। तो केजरीवाल के पास भी यही था दिल्ली में, तो उन्होंने तो पूरा इनकलाब लाया हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कि बाहर के जो प्रेसिडेंट की बीवी आ गई, उसने कहा मैं यहाँ का स्कूल देखना चाहती हूँ दिल्ली का। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टेटहुड को बहाना बना के अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब कि 200 यूनिट पावर फ्री देना है, किससे रोका उमर साहब को? मैं मीटर नहीं लगने दूंगा तो स्मार्ट मीटर लगाए। मतलब कहीं ना कहीं यू टर्न है, अपने यू टर्न्स को कवर करने के लिए स्टेटहुड का बहाना हर बात की। मैं नहीं कहती स्टेटहुड जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है स्टेटहुड, मगर हर चीज के लिए ये कहना कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो ज्यादती है। उमर साहब का ये भी कहना है कि केपीडीसीएल का इख्तियार भी अभी गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है, यानी वो फाइल भी अभी तक पेंडिंग है। देखिए ना, अगर इतनी देर से पहले आपके रूल्स भी नहीं बने हुए हैं, जो बनने चाहिए वर्किंग रूल्स हैं, वो भी पेंडिंग रखे हैं आपने, मतलब अभी आपने आई डोंट नो कैसा लगेगा ये कहना कि एक बार्गेनिंग हुई। मुझे लगता है जिस तरह इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर को राज्यसभा से बाहर रखा, एक कहीं ना कहीं कोई बार्गेनिंग हुई बीजेपी के साथ। बार्गेनिंग क्या हुई कि अगर आप देखेंगे शादाब साहब, पिछले 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इतनी ट्रांसफर्स नहीं कर सकी जितना पिछले 15-20-25 दिन में कर सकी, और गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट में कोई तजाद नहीं रहा। पहले तो छोटी छोटी ट्रांसफर के लिए तजाद होता था। तो इसलिए अगर बार्गेनिंग कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कल हमारा बिल जो है रिजेक्ट किया, तो बड़े मुद्दों पे बार्गेनिंग करे ना, जैसे आपने अभी कहा ये पावर डिपार्टमेंट की बात है, इस पे बार्गेनिंग करे कि ठीक है हम आपके इसमें मदद कर रहे हैं पर आप हमारी इसमें मदद, वो बार्गेनिंग किस लिए कर रहे हैं? अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी ट्रांसफर्स के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं। जो बड़े मुद्दे हैं लोगों के लिए, उनकी बार्गेनिंग क्यों नहीं हो रही है? मैम, अक्सर और बेशतर जब सरकार की बात आती है, जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों की बात आती है, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जिक्र आता है। 1999 में पार्टी का कंसेप्ट कंसीव हुआ, उसके बाद 2002 में आपने इलेक्शन लड़ा, आपकी पार्टी ने इलेक्शन जीता और 16-17 सीट्स हासिल की और सरकार में आई। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतनी कम सीट्स के साथ कोई पार्टी सरकार में आई होगी, और विद टाइम ये पार्टी बढ़ती गई। लेकिन पिछले 2 डेकेड्स में सबसे कम नंबर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इस इलेक्शन में मिला 2024 में। व्हाट वेंट रॉन्ग इन 2024? जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब। यहीं आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें।
देखिए, कभी कभी इंसान को सब कुछ दाव पे लगाना पड़ता है अपने विजन के लिए, और मुफ्ती साहब का हमेशा ये विजन रहा कि ये जम्मू कश्मीर का ये जो दर्द है, यहाँ कश्मीरी को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये जो एक मुश्किल है, एक इशू है, अपने जीते जी वो इसके लिए कुछ करना चाहते थे। और उन्होंने एक शुरुआत भी की। जब 2002 में बने तो मुजफ्फराबाद रोड, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, रावला कोट, ये खुल जाएगा, कभी हुआ नहीं ऐसा। पाकिस्तान के साथ डायलॉग हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो कश्मीरी कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मैं नहीं कहती कि हम ही ने किया, मैं कहती हूँ जो हमारे लोगों ने यहाँ कुर्बानियां दी उसका भी बड़ा रोल था उस रास्ते के खोलने में। मगर मुफ्ती साहब ने एक नक्शा खींचा था शुरुआत के लिए। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी और हमारे पास 28 मेंबर आए टोटल, मुफ्ती साहब को यह फैसला करना था कि मैं एनसी के साथ सरकार बनाऊं और चीफ मिनिस्टर बनूं एनसी या कांग्रेस के साथ, या मैं अपना सब कुछ दाव लगा के एक और कोशिश करूं, जैसे मैंने वाजपेयी जी के साथ की थी, एक और कोशिश करूं मोदी जी के साथ, जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है कि वाजपेयी जी के सब वक्त जो शुरुआत हुई थी, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगे चलाया, उसी विजन को आगे चलाया। तो इसलिए हमने सब कुछ दाव पे लगाया। बीजेपी के साथ सरकार बनी, लोगों में क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, और उसके बाद बीजेपी को जब लगा कि एजेंडा पीडीपी का चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस किया था तो उसी के मुताबिक मैं जा रही थी, और उन्होंने सरकार भी गिराई, और उसके बाद तब लगा उनको कि सरकार तो गिरा दी हमने, मगर जो उनका प्लान ऑफ एक्शन था फर्दर, उसमें उनको लगा पीडीपी सबसे बड़ी रुकावट है, तो पीडीपी को तोड़ दिया। 50-60 हमारे एक्स एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, मिनिस्टर, सबको, तो अगर कोई और जमात इतना टूट जाती, मुझे लगता उसका तो वजूद ही खत्म होता। तो ये जो अलायंस है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जो आज अलायंस का तो हमें खिमियाजा भुगतना पड़ा, उसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। अलायंस का खिमियाजा भुगतना पड़ा, और उसके बाद जो बीजेपी को पीडीपी से डर और खौफ रहा कि उन्होंने मेरे साथ काम किया था, उनको मालूम था कि ये शायद जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है महबूबा मुफ्ती बन सकती है, पीडीपी बन सकती है। इसलिए उन्होंने जो उसके बाद जो हुआ, पार्टी को तोड़ा, उस तरीके से इलेक्शंस में भी काम किया कि हर हिसाब से पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश की, और वही आज के वक्त में हम देख रहे हैं हुआ। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। उसमें तो हमारे जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे थे, जिनको हमने 20-20, 30-30 साल तैयार किया था, उन सबको पार्टी से निकाल दिया। तो नया आदमी बनाने में तो टाइम लगता है। जब मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो तकरीबन 3 महीने लगे, और 3 महीने में वो ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसे आप एजेंडा ऑफ अलायंस कहते हैं, और फिर जाके वो सरकार बनी। लेकिन ज्यादा वक्त चल नहीं पाई, फिर मुफ्ती साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन जो खबरें सामने आती है, जो अखबारों में रिपोर्ट्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनका कहना था कि आप पर्सनली इस अलायंस से खुश नहीं थी। तो फिर बाद में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ अलायंस क्यों किया? देखिए, जब मैंने देखा कि मेरे वालिद ने सब कुछ दाव पे लगाया है, अपनी जिंदगी, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इज्जत, अपनी जमात जो उन्होंने खून पसीने से बनाई मिलके, अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ उनका था, और जो एजेंडा ऑफ अलायंस था हमारा, आने वाले वक्त में मैं आपको शायद बताना चाहती हूँ कि जब भी जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कोई पेशरफ्त होगी, एजेंडा ऑफ अलायंस उसकी बेस बनेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे वालिद ने इतना सब कुछ दाव पे लगाया, अब मैं उसको आधे रास्ते नहीं छोड़ सकती, मुझे कोशिश करनी है। मैंने अपनी एक मीटिंग में बताया, मैंने कहा मुझे पता है मैं इस अलायंस में खत्म हो जाऊंगी, कंज्यूम हो जाऊंगी, मगर मैंने एक कोशिश जरूर करनी है कि जो मेरे वालिद ने एक विजन देखा था कि बीजेपी की सरकार के साथ मिलके हम जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से निकालेंगे, मुझे अपनी कोशिश करनी है, चाहे मैं भी इसमें खत्म हो जाऊं, कंज्यूम हो जाऊं। तो नेचुरली जब आपके वालिद को जब उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मुझे लगता था मुफ्ती साहब का विजन अगर यहाँ की लीडरशिप का होता 1947 से, तो शायद आज जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं होते। आज एक बात, कल दूसरी बात, परसों तीसरी बात। मुफ्ती साहब का बिल्कुल एक स्ट्रेट था कि हिंदुस्तान के साथ हमने इलाहा किया है, मगर हमको इज्जत से सर उठा के रहना है, जम्मू कश्मीर को इस पिंजरे से बाहर निकालना है, रास्ते खोलने हैं चारों तरफ, आर्मी को बैरक्स में वापस भेजना है, अपने जो हमारे असासे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारे हवाले होने चाहिए।
जिनको आपको याद होगा जब फारूक साहब वजीर आला बने 96 में, उमर साहब दिल्ली में मिनिस्टर बने बीजेपी में, तो सबसे पहला काम जो फारूक साहब ने उनको तोहफा दिया वो हमारे 7 पावर प्रोजेक्ट। तो मुफ्ती साहब कोशिश कर रहे थे कम से कम 2 तो वापस मिले। तो उसी विजन को आगे चलाते हुए मैंने भी अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया अपने बाप के विजन के लिए, जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से निकलने के लिए, और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। और वही खामियाजा कहीं ना कहीं आज भी है, जब हर बात पे कहा जाता है कि यही वो जमात है जिसने बीजेपी को यहाँ लाया। बिल्कुल कह सकते हैं वो, मगर वो अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ये बात कहते हैं। आज तो देखिए, मैं बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब 10 महीने रहे, मैं 2 साल रहे, और बहुत बुरे हालात थे, मगर जो मैंने उन 2 सालों में किया वो आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने 60 MLA होके भी नहीं किया। क्या है महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने हुर्रियत को लेटर लिखा। बताइए, कोई जरूरत कर सकता है? उमर साहब तो जबान पे नाम नहीं ले सकते हुर्रियत का। मैंने लेटर लिखा कि दिल्ली से बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। कौन सा डेलीगेशन? जिसमें अरुण जेटली थे, जिसमें राजनाथ सिंह थे, जिसमें बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स ऑल पार्टी डेलीगेशन। हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए और फॉर्मल एक लेटर लिखना, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से लेटर जाना, वो भी बीजेपी के साथ आपकी सरकार है। क्या आप अभी कभी सोच सकते हैं? फारूक साहब के पास 96 में 60 MLA थे। अगर दिल्ली से कोई बात होती थी तो वो कहता था हुर्रियत वालों को दरियाए जहलम में फेंक दो। अगर दिल्ली वालों ने बात करने की कोशिश की तो फारूक साहब पहला वो आदमी होगा जो दिल्ली के खिलाफ बगावत करेगा। ये उनके अल्फाज होते थे। उन्होंने सैबोटाज किया जब डायलॉग प्रोसेस चला था, आपको याद है वाजपेयी जी के टाइम में, जब यहाँ ग्रैंड पैलेस में या कहीं बात चली थी तो कैसे वहां उसको सैबोटाज किया। तो महबूबा मुफ्ती के वक्त में एक लेटर जाना हुर्रियत को कि बातचीत करो, सीज फायर यूनिलेटरल, एक तरफ से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और सीज फायर कराना, 12,000 नौजवानों के FIR वापस लेना। आज की बात तो छोड़िए, जब उमर साहब वजीर आला थे, कांग्रेस के साथ 28 मेंबर थे, मुझे बताइए एक FIR उन्होंने वापस ली हो? मैं तो पथराव हो रहा था मुझे, अगर मैं कहीं जाती थी वहां भी लोग पत्थर मारते थे, मगर एक तरफ से पथराव होता था, दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती ने FIR वापस ली। ये कौन कर सकता है? ये तो आज बड़ी आज तो बात करना मुश्किल है। अगर किसी लड़के को ले जाते हैं, पहले तो पूरा मोहल्ला पहुंच जाता था छुड़ाने के लिए, आज तो डर लगता है माँ बाप को भी। तो ये बातें बीजेपी में रह के करना, ये कोई मामूली सी चीज है। उसके बाद कुठवा केस में इतना प्रेशर आया मेरे ऊपर कि इसको CBI को दे दो। आई स्टूड माई ग्राउंड, और 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप किए। आज तो उमर साहब इतना सा प्रेशर नहीं ले पाते हैं। वक्फ बिल पे हमने इनको कहा कि एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो तक नहीं ले सके स्टैंड बीजेपी के खिलाफ, बल्कि उस मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए गए फारूक साहब के साथ। ये तो अजीब, मैं तो समझती हूँ कि ये लोगों को समझना चाहिए इस बात को। जब आप चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के साथ तो काफी सारे फैसले ऐसे भी रहे होंगे जो मुश्किल हुए होंगे, कई सारी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां शायद आप पे काफी प्रेशर रहा होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी जिनकी हम बात करते हैं। एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट है और आपकी जमात को दूसरी तरफ से एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। तो उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया? नहीं, बहुत मेरे ऊपर प्रेशर आया जब हालात बहुत खराब हो गए 2016 में। हाँ, 2016 के बाद वो तो 1-2 साल वो हालात वैसे ही रहे। बहुत प्रेशर आया कि मुझे क्रैकडाउन करना चाहिए जमात इस्लामी पे। I said I can't do it. I refuse to do that because मेरे पास कुछ तो सामने आना चाहिए ना, कोई प्रूफ कि फलानी जमात इस्लामी जो बंदा है वो इन्वॉल्व है, मैं उसको ऐसे PSA लगा के बंद कर दूं या बैन कर दूं। इसी तरह ये प्रेशर आया कि जो मिलिटेंट जब वो मारा जाता है तो उसके जनाजे में बहुत लोग जमा होते हैं, उनकी डेड बॉडीज उनकी फैमिलीज को नहीं मिलनी चाहिए, जो आज हो रहा है। आई रिफ्यूज टू डू दैट। बहुत प्रेशर आया। उसके बाद कुठवा केस में बहुत प्रेशर आया कि इसको CBI को दे दो, क्योंकि वो उसमें वहाँ के कुठवा के उसको फिर रिलीजियस इशू बना लिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम का इशू बना लिया उस बच्ची के लिए जो हुआ वहाँ पर। तो आई स्टूड माई ग्राउंड और मैंने अमित शाह जी को फोन किया। मैंने कहा कि मैंने ये 2 मिनिस्टर ड्रॉप करने हैं, और वो ड्रॉप हुए। हाँ, मैंने कहा अगर आप इनको करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं इनको ड्रॉप कर दूंगी, आप खुद इनको बता दीजिए। तो उसके बाद 2 मिनिस्टर ड्रॉप हुए। मतलब प्रेशर रहा, बट आई स्टूड माई ग्राउंड। मैंने, और ये भी मैं इस वक्त, हालांकि बीजेपी हमारी अपोनेंट है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, शुरू में जो भी मैंने चाहा
मतलब लेटर लिखना हुर्रियत को, 12-13 हज़ार नौजवानों की FIR विड्रॉ करना, सीज फायर के लिए बात करना, सीज फायर करवा देना, उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बार बार ये कहलाना कि हमारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, उसमें उन्होंने कॉपरेट किया। इसके बावजूद कि उनको दिल्ली में मीडिया पे बहुत ज्यादा इसकी तनकीद होती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने कॉपरेट किया तब। मगर उसके बाद जब उनको लगा कि यहाँ सिचुएशन जो है संभल नहीं रही है, और खासकर जब वो हुर्रियत वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, पूरे मुल्क में उसका बड़ा गंदा मैसेज चला गया, बड़ा खराब मैसेज चला गया। उनको लगा कि कश्मीरी हुर्रियत उस वक्त रिप्रेजेंट करती थी एक सेंटिमेंट को, उनको लगा कि बदलिहाज हो गए हैं ये लोग, ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो उसके बाद जो बीजेपी ने सरकार भी गिराई और जो उनका दिल किया वो करते गए, पर तब तक कोशिश की कि वो जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसके हिसाब से हम चलें। 2018 में आपकी सरकार टूट गई और फिर जो उस वक्त अपोजिशन जमातें थी उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट देंगे, बाहरी सपोर्ट देंगे, हमें मिनिस्ट्री भी नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं वो फैसला हो गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार नहीं बन पाई, या ये सिर्फ उसी एक बात पे अटका हुआ है कि फैक्स मशीन खराब थी? नहीं, वही तो उन्होंने सबोटाज किया ना, दिल्ली से सबोटाज हो गया उसको दिल्ली से सबोटाज किया, क्योंकि शायद उनका ये प्लान ऑफ एक्शन था कि हमने यहाँ क्या करना है। उसको शायद उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने आने वाले वक्त में यहाँ जो है 370 को खत्म करना है। इसलिए अगर कोई सरकार, बिकॉज ये फैसला तो असेंबली से आना चाहिए था ना, अब जो दिल्ली ने किया, बीजेपी ने किया, वो तो गैर आईनी है, वो तो इल्लीगल फैसला है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप उसकी रूलिंग देखेंगे तो वो बिल्कुल अजीबो गरीब वैसी जैसी बाबरी मस्जिद की रूलिंग है, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी हाँ जी हाँ मंदिर बनना चाहिए। तो इसलिए उनका कहीं ना कहीं जहन में था अपना कि अगर ये सरकार बन गई तो शायद हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नर के जरिए उन्होंने सब कुछ करवाया, एंड गवर्नर डज नॉट रिप्रेजेंट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में उन्होंने इस सरकार को बनने नहीं दिया। आप चीफ मिनिस्टर थे, अगस्त 5 की कुछ इंडिकेशन थी कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, नेवर। जब तक मैं चीफ मिनिस्टर थी कोई ऐसी बात कभी बात नहीं हुई, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि कोई केस भी चल रहा था कोर्ट में, उसमें भी जो उस वक्त बीजेपी की सरकार ने उसमें बिल्कुल उसके अपोजिट उसमें दिया कि मतलब जैसे 370 को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था उस टाइम पीरियड में। हाँ। फिर PAGD बनती है और आपका दावा है कि PAGD हमने बनाई, इनिशिएट किया मैंने, और बड़ी जो हमारी जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका दावा है कि PAGD मैं कोई दावा नहीं करना चाहती। तो PAGD बनी और आप सब लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके कहा कि हम अभी लोगों के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर PAGD क्यों टूटी? नहीं, देखिए ना, वो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों तोड़ी PAGD, वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने तो कोई इनिशिएट यहाँ से नहीं किया, उन्होंने खुद ही इनिशिएट किया। जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस को एकदम बाहर फेंक दिया, इसी तरह PAGD में हम नहीं कहते कि आपने हमें सीट देनी है इलेक्शन में, हम कहते थे कम से कम जब आप फैसला करते हो हमें वी शुड हैव बीन सिटिंग टुगेदर, और उसके बाद फैसला करना चाहिए, नहीं हम आपस में फ्रेंडली फाइट करेंगे। पर उन्होंने इस तरह दुत्कारा, PDP को इस तरह दुत्कारा, इस तरह बात की कि जैसे मतलब कि कोई खुदा ना खास्ता मुझसे खैरात मांग रहे थे। मेरे ख्याल में PAGD का मकसद असेंबली इलेक्शन से, पार्लियामेंट इलेक्शन से बहुत बड़ा था, क्योंकि ये जहां जम्मू कश्मीर के लोगों की एक उम्मीद बची थी कि इतने लीडर, इतनी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, शायद में हमारा कोई ना कोई बचाव होगा इन मुश्किलात में। क्योंकि आपको पता है 2019 के बाद मुलाजिमों को सरकारी नौकरियों से निकाला जाता है, प्रॉपर्टीज अटैच की जाती है टेररिज्म के नाम पे, लोगों के घर तोड़े जाते हैं टेररिज्म के नाम पे, पकड़ दकड़ है टेररिज्म के नाम पे, कोई बात नहीं कर सकता है। मतलब इतना कुछ हो रहा है टेररिज्म नाम के, तो लोगों को लगता था कि अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई ना कोई दिल्ली वालों के ऊपर दबाव रहेगा। पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको इलेक्शन आते ही उसको बिल्कुल बिखेर दिया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PAGD तोड़ी तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी भारी अक्सरियत से कैसे जीता असेंबली इलेक्शन 2000? नहीं, नेचुरली लोगों का बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था, और उनको ये भी लगा कि PDP ऑलरेडी टूट चुकी है, इस वक्त जमात कमजोर है, अगर इसको हम कुछ सीटें देंगे भी शायद इसको बीजेपी फिर से तोड़ के
यहाँ काबिज हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि एनसी और कांग्रेस अलायंस को पूरी मेजॉरिटी देके एक मजबूत सरकार बनाएंगे। उनको मालूम नहीं था कि जो 2019 से लेके 2024 तक एबनॉर्मल लगता था कि ये क्या हो रहा है, वो शायद ये सरकार उस सब को नॉर्मलाइज करेगी कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले कोई मुलाजिम को निकालते थे तो शोर करते थे, मैं करती थी, दूसरे लोग बोलते थे और लगता था लोगों को ये क्या हो गया। मगर जब से उमर साहब की सरकार आई, कई मुलाजिमों को निकाला गया, अब लगता है ये तो ठीक है, दैट्स फाइन। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एबनॉर्मल चीजों को नॉर्मलाइज किया इस वक्त में, इस 1 साल में। तो आपने खुद कहा कि जो मुफ्ती साहब ने अलायंस की हैं, जो बाद में आपने अलायंस की, वो एक ऐसी अलायंस थी जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको लोगों ने पनिश भी किया, आपकी पार्टी खराब हो गई। तो क्या आपको लगता है कि आप कभी इस अलायंस के लिए सॉरी कहेंगे लोगों? नहीं, मैं तो नहीं, सॉरी तो उसलिए कहता है ना जब आपने कोई गुनाह किया हो। अगर आपका इरादा, आपकी नीयत हो किसी अच्छे काम के लिए और उसमें आपको सख्ती उठानी पड़े, मुश्किलात उठाने पड़े, तकलीफ तो मैंने उठाई ना, तकलीफ तो हमने उठाई, पीडीपी ने उठाई, मुफ्ती साहब ने उठाई, मैंने उठाई। मेरी पार्टी तोड़ी गई, मुझे बंद रखा गया, मेरी माँ को ईडी ने बुला के लिया, मुझे ईडी ने बुलाया, मेरे भाई को ईडी ने बुलाया, तो पासपोर्ट हमारे बंद किए। तकलीफ तो हमने उठाई ना, हमने तकलीफ उठाई। तो मैं सॉरी किस लिए कहूं? इसलिए कि मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को इस खून खराबे से बाहर निकालना चाहते थे, एक बाइज़्ज़त जिंदगी देना चाहते थे, अपने जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है वो वापस लेना चाहते थे, आर्मी को बैरक्स में भेजना चाहते थे और रास्ते खोलना चाहते थे इसके और बाकी दुनिया के बीच में। वो तो मसले कश्मीर के हल के हवाले से पेशरफ चाहते थे। तो अगर उसके लिए मुझे सॉरी बोलना, तो मैं कभी सॉरी नहीं बोलूंगी उस चीज के लिए कि हमने एक जम्मू कश्मीर से खून खराबा मिटाने के लिए हमारे जो लाख से ज्यादा लोग यहाँ शहीद हुए, चाहे किस बंदूक से हुए, जो कब्रिस्तान में बैठे हैं, जो उनके खेलने कूदने के दिन थे, कि उनकी कुर्बानियां रायगा ना हो जाए, चाहे वो मिलिटेंट के बंदूक से मारे गए, चाहे वो आर्मी, चाहे टास्क फोर्स, चाहे सरेंडर मिलिटेंट के, मगर है तो यही के लोग ना। तो अगर उनकी कुर्बानियां रायगा ना हो, उसके लिए हमने एक हाथ मिलाया कि कोई मसले का हल निकल आए बीच में मिलके। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गुनाह किया, हमने गलती की। हाँ, खुद को हमें सजा मिली, उसमें कोई शक नहीं है। मैम, इससे पहले आपने बंद होने का जिक्र किया, आपने आज तक कभी ऑन रिकॉर्ड अपनी जेल स्टोरी नहीं बताई है। लेकिन एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यू आर द ओनली चीफ मिनिस्टर जिसके सीक्रेट फंड को इन्वेस्टिगेट किया गया। सीक्रेट फंड यूजुअली शायद कुछ लोगों को ना मालूम, सीक्रेट फंड वो फंड है जो चीफ मिनिस्टर फेंक दे, जेब में रखे, बांट दे, जो गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदें, कुछ भी कर सकते हैं, वो सीक्रेट फंड रहते हैं। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिनके सीक्रेट फंड्स को भी इन्वेस्टिगेट किया गया। ह्यूमिलेटेड लगा उस वक्त अपना? मेरे सीक्रेट फंड्स को क्यों इन्वेस्टिगेट किया गया? क्योंकि मेरे और कुछ मिला नहीं, सारी फाइलें खंगाली इन्होंने कि कहीं इसके खिलाफ कुछ मिले। मेरे फ्रेंड्स के यहाँ छापे मारे गए, कहीं इसके जायदादों के कागज उनके घर में तो नहीं है। जब कुछ नहीं मिला तो फिर कहा सीक्रेट फंड से। और सीक्रेट फंड में क्या गलती पकड़ी कि मैं वो मुफ्ती बेवाओं को पैसा बेचती थी महीने का, किसी को 1000, किसी को 2000 रुपए। उसके लिए मेरी जो हमारी पार्टी की इस वक्त विमेन की प्रेसिडेंट भी है, उसके अकाउंट से वो पैसा जाता था, अंजुम फाजली जी। हाँ, तो उसके यहाँ भी रेड पड़ा और हजारों औरतों के वहां आपको लिस्ट मिले जिनको हम मंथली पैसा बेचते थे, 1000, 2000। और तीसरा, हमने और पैसा खर्च किया है कि कुछ लड़कों को हम ट्रेन करें, उसमें भी कुछ पैसा, ताकि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिले। यानी मेरे ख्याल में आज तक सीक्रेट फंड इस तरह किसी ने खर्च नहीं किया और इतनी सफाई, इतनी ट्रांसपेरेंसी कभी खर्च नहीं हुआ जितना मैंने खर्च किया था। पर उसके बाद भी क्या मिला उनको? लेकिन इन्वेस्टिगेशन फिर भी चली, बिल्कुल चली। मेरी माँ को ईडी ऑफिस ने बुलाया, जिसको बेचारी को पता ही नहीं है इन चीजों का। बिल्कुल। मैम, एक इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज जो इस टाइम पीरियड में हुई वो ऑल पार्टी मीटिंग थी और तमाम तर लीडर्स ने अपने साइड की स्टोरी बताई। क्या हुआ एक्चुअली ऑल पार्टी मीटिंग में? क्या कहा आपने, क्या कहा बाकी लीडर्स ने? मैं क्या कहूँ आपको अगर कभी वो रिकॉर्ड मिले, अल्लाह ताला करे वो रिकॉर्ड कभी आपको मिले, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने वहां क्या कहा इनको। क्योंकि मैं बोलूंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। आप बोले हम करेंगे यकीन। लोग जज करने के लिए यकीन ही नहीं कर सकते। लोग जज करने मैंने बोला, मोदी जी बैठे थे, अमित शाह साहब बैठे थे, मैंने कहा मेरे वालिद मुफ्ती साहब ने आपके साथ इसलिए हाथ मिलाया था ये सोच के
कि आप एक नेशनलिस्ट पार्टी हैं, आपके दिल में मुल्क का दर्द होगा और मुल्क के दर्द को समझने के लिए आप जम्मू कश्मीर को भी समझेंगे और जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढेंगे। आपने तो जम्मू कश्मीर को ही तबाह किया, आपने तो जम्मू कश्मीर को ही बर्बाद किया। They were all just staring at me. You can't imagine what all I said. आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते वहां मैंने उनको क्या बोला। कोई जवाब नहीं आया सामने? नहीं, वो खामोश रहे, देखते रहे, बिकॉज उस वक्त उनको चाहिए थी ऑल पार्टी मीटिंग में कोई अमेरिका से आने वाला था। और उस ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जब फारूक साहब ने कहा कि हमको इसमें जाना है, मैंने कहा हम एक दो शर्तें रखेंगे मीटिंग में जाने, जो मैंने वहां बताया भी प्रेस में। मैंने कहा हमें कहना चाहिए कि भाई कम से कम जो हमारे लोग 2019 में आपने पकड़ के लिए, जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, कम से कम उनमें से कुछ को रिलीज कर लीजिए। मैंने कहा इतनी बात तो हम कह सकते हैं ना, पर कोई माना नहीं, कहा जाना है तो चले गए। वो उनको मेरे ख्याल में कोई अमेरिका से आना था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ द नेम ऑफ दैट पर्सन, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसलिए उसको दिखाने के लिए कि देखो जी कश्मीर में सब ठीक ठाक है, तो हम चले गए। बट मैंने अपनी बात वहां खुल के बता दी, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया उनको। 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि जब तमाम तर लॉ मेकर्स जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बंद रहे, कुछ जेलों में रहे, कुछ हाउस अरेस्ट रहे, कुछ SKICC में बंद थे, आप भी बंद हुए, आपको भी बंद किया गया। किस एक्ट के तहत बंद किया गया था और क्या है आपकी जेल? नहीं, पहले तो ऐसे ही बंद कर दिया, उसके बाद PSA लगाया, उसमें लिखा कि ये शी इज डैडीज गर्ल। आपको पता है, पढ़ा ना मेरा आपने PSA? जी, डोजियर जो आपका है। हाँ, डोजियर, उसमें लिखा था शी इज डैडीज गर्ल। और लिखा कोई कोटलिया, क्या नाम थी वो, जो थी यहाँ की कोई क्वीन थी यहाँ, तो कहा कि शी इज लाइक दैट, शी इज स्कीमिंग। तो आप बंद थे, और जहां बंद थे वहां उमर साहब भी थे? हाँ, उमर साहब और मैं तो 2-3 दिन ही एक जगह बंद थे। And you offered tea to उमर मैंने साहब? उनको, मैंने नहीं, नमकीन चाय मैं बहुत पीती हूँ, तो मेरे लिए आती थी, तो मैंने भेजी। तो फिर मैंने सुना उमर साहब ने किसी इंटरव्यू में कहा कि मैंने सोचा मुझे जहर तो नहीं दे रही है। On a very lighter note. Whatever it was, but that was not मतलब आप ऐसे कैसे बात कह सकते हैं कि मुझे जहर दे देगी? उस वक्त तो हम दोनों बहुत मुश्किल हालात में थे और कश्मीर की एक बर्बादी की एक तवारीख शुरू हुई थी। तो ऐसे में ये बात सोचना या मजाक में ये बात कहना, मुझे लगता है कि that was not in good taste. तो आपने कैसे खूब किया वो सारा टाइम, क्योंकि तकरीबन 1 साल तक ऑन एंड ऑफ बंद? ज्यादा, मेरे ख्याल में 1 साल से ज्यादा मैं ही रही वहां। तो मैंने शायद जिंदगी में इतनी किताबें कभी नहीं पढ़ी जितनी मैंने तब पढ़ी, बिकॉज मेरे जो डैडी थे वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते थे। मेरी जो बहन है सबसे छोटी, रूबिया, शी इज ऑल्सो वेरी फिरोशियस रीडर, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ती है वो, वही आदत इल्तिजा की है। तो मैं इतना ज्यादा किताबें नहीं पढ़ती, मेरा भाई भी बहुत किताबें पढ़ता है। आप लोग पढ़ते हैं? आप लोगों को पढ़ते हैं? नहीं, वो ठीक है, पर किताबें में जब बहुत इंटरेस्टिंग हो तो तब मैं पढ़ती हूँ। जैसे अलिफ शफाक की कोई बुक होती है, या वो जो काइट रनर है, वैसे जो मुझे बहुत अपील करे तब पढ़ती हूँ। तो वहां मैंने नेल्सन मंडेला, पता नहीं क्या क्या सब पढ़ लिए, गांधी शांधी, वहां मैंने पढ़ ली। उसमें टाइम गुजर जाता था, अच्छा टाइम गुजर जाता था। फिर मुझे वॉक करने की आदत है, 1-2 घंटा में वॉक भी करती थी। तो आई एम अ पर्सन जो अपने साथ बहुत कंफर्टेबल है। मैं अकेले अपने साथ रह सकती हूँ, नॉट दैट कि मैं अपनी फैमिली को मिस नहीं करती थी। और ज़हनी दबाव भी बहुत होता था, देखा नहीं था, कभी अलग नहीं रही, खासकर अपनी फैमिली से, बच्चों से, माँ से। तो उस वजह से होता था। पर बुक्स पढ़ती थी, वॉक करती थी, उससे मुझे काफी रिलैक्स होता था। आप 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार जीते और 2 बार इलेक्शन हारे हैं सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और मुफ्ती साहब का कहना था कि महबूबा मुफ्ती कंटैक्ट्स बनाने में अच्छी नहीं है, जितने कंटैक्ट्स ये वहां बना सकते थे उतने कंटैक्ट्स नहीं बना पाए। तो क्या आप सोशली उतने अच्छे नहीं हैं जितने एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए? मैं सोशली बहुत कमजोर हूँ, उस मामले में इल्तिजा इज मच बेटर। शी कैन, वो जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं डैडी के, वो उनके साथ बात करती है, उनसे मिलती भी है। पर मेरा थोड़ा सा, मैं आई कांट गो आउट ऑफ माई वे, मतलब कि मैं उस मामले में ज्यादा लोगों से इतना ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती। सोशल कांटेक्ट, मेरा सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड है, और पॉलिटिकली भी जहां मिले वहां मिले।
पता नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी आदत नहीं है। मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी आदत थी, उनके दिल्ली में हर जगह पूरे कंट्री में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मुझे मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं कि मुफ्ती साहब का वक्त याद करते हैं। पर मैं आई एम नॉट दैट वे, मैं कोई उस तरह से एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ वैसे। उस मामले में सारा इंट्रोवर्ट हूँ मैं, कि मैं ज्यादा मिक्सअप नहीं हो पाती हूँ। मौजूदा वक्त में कहाँ देखते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आप? मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को खाली इलेक्टोरल हिसाब से नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मुफ्ती साहब ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, मेरी पार्टी को एक जिम्मेवारी दी, जिसके लिए पीडीपी बनी। चीफ मिनिस्टर तो मुफ्ती साहब कांग्रेस में भी बन सकते थे। वो था कि जम्मू कश्मीर का जो ये प्रॉब्लम है, जो ये सिचुएशन है, इससे इसको कैसे बाहर निकालें, उसके लिए पीडीपी बनी। तो उसमें मुझे लगता है कि पीडीपी ऐसे वाहिद एक जमात है जो उस इशू को लेके चल रही है, जो उस इशू को लेके बात करती है, चाहे वो मसले कश्मीर के हल के हवाले से हो, चाहे 370 के हो, चाहे लैंड। कश्मीर का मसला क्या है? जमीन का ही मसला है ना। सब लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान कहता है हमें दे दो, हमारा मुल्क कहता है ये हमारी है। तो हम जो पीडीपी का जो विजन है, जो पीडीपी की जो कोशिश है, जो स्ट्रगल है, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग सर उठा के जी सकें। ये पकड़ दकड़ का माहौल, ये खून खराबा, ये जेल, ये हमारी अभी देखिए हमारी जो 2019 से 60% से ज्यादा जो इंडस्ट्री जमीन गई है वो बाहर के लोगों के पास गई है। और आपके पास जो एक तरफ से कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत अच्छा हो गया है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस को जितनी जमीन अभी दी जा रही है स्ट्रेटेजिक एरिया के नाम पे, पहले तो आपको डीसी से, डिविजनल कमिश्नर से परमिशन चाहिए होता था, नो ऑब्जेक्शन है। अब कुछ भी नहीं चाहिए। आपने कहा ये जमीन स्ट्रेटेजिक एरिया है, ये हमें दे दो, आपको मिल जाती है। और कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त। किस लिए कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हो रही है? इसका मतलब है ना कि हर तरह से जम्मू कश्मीर की जमीन, ये खाली कश्मीर में नहीं, कठुआ में देखिए आप कितने लोग बाहर से आए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री की बात करते हैं, और मजदूर भी कहां से लाते हैं? बाहर से। जम्मू के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो जमीन ली है, कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये किस्सा जमीन का है, जमीन बचाने का, यहाँ की जॉब्स बचाने का, यहाँ के लोगों का फ्यूचर बचाने का। तो हम वही चाहते हैं, बाइज्जत तरीके से हमारे लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, पर सर उठा के रहें, वो कैद खाने में ना रहें। जैसे जम्मू कश्मीर इज लाइक एन ओपन एयर प्रिजन। अभी आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके ऊपर भी पता नहीं कितने कोई नजरें होंगी कि क्या बोला, कैसे बोला, किस चीज को बोला। इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग, इतनी ज्यादा सर्विलेंस मेरे ख्याल में कहीं नहीं है मुल्क में जितनी जम्मू कश्मीर में है। अब वक्त बदल गया है। 2019 से पहले आप बेहतर तरीके से इंटरव्यू दे पाते थे, अब ज्यादा सोचना पड़ता है? नहीं, मेरे लिए तो खैर वो चीज नहीं है। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं, जो मेरे दिल में आता है मैं वो बात करती हूँ। मैम, हम पीडीपी की बात कर रहे थे और आपने कहा कि आप इसे सिर्फ एक इलेक्टोरल प्रोसेस के हिसाब से नहीं देखते हैं, कैसी जमात दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर मुफ्ती साहब ने और हमने 2002 का इलेक्शन नहीं जीता होता तो हम टास्क फोर्स को खत्म नहीं कर सकते थे, पोटा खत्म नहीं कर सकते थे, सिक्योरिटी सिनेरियो चेंज नहीं कर सकते थे, मुजफ्फराबाद रूट नहीं खोल सकते थे। मतलब पावर भी जरूरी है, मगर पावर ही की सब कुछ है, पावर के लिए सारे कॉम्प्रोमाइज आप करो? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पीडीपी में मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं विद इन द पार्टी? आई डोंट नो, मुझे वो ऐसा मालूम नहीं है। हाँ, ये मल्टीपल लीडरशिप जरूर है, जो मिलके बैठ के बात करते हैं, इश्यूज को डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है वो तो अच्छी बात है। कई सारे लीडर्स ऐसे थे जो पोस्ट एब्रोगेशन पीडीपी से चले गए, लेकिन बाद में एक एक करके वापस आते गए और आपने भी उन्हें एक्सेप्ट। ज्यादा नहीं, 2-3 लोग ऐसे हैं जो वापस आए हैं, ज्यादा लोग नहीं है, 2-3 लोग हैं टोटल। बहुत भी लोग आना चाहते हैं, हमने लिए नहीं, 2-3 लोग आ गए हैं पर ज्यादा नहीं लिए। कुछ और लोग भी हैं जो प्रोसेस में हैं? हम नहीं, अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपने एक सेटअप बिल्ड किया होता है ओवर द इयर्स, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मतलब जो आपको छोड़ के चला गया हो मुश्किल वक्त में, और दूसरा आदमी अब मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है, तो पुराना वाला वापस आ जाता है, तो ये अनसीट हो जाता है, अनसेटल हो जाता है, तो उससे पार्टी का माहौल खराब हो जाता है। जम्मू कश्मीर में कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, काफी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनसे राब्ते में हैं आप? नहीं, यहाँ तो सीनियर पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा तो नहीं है, इतने जैसे
फारूक साहब से कभी कभार बात होती है। इनफैक्ट जब ये बात हुई थी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मैंने उनको बताया था बिल के बारे में, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बात करूँगा। तो कभी कभी उनसे बात होती है, कोई ऐसी बात होती है, बाकी कोई ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं होती है। मौजूदा वक्त में आगा रूहुल्लाह साहब का नाम काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, काफी न्यूज़ी है। उनके हवाले से क्या टेक है आपकी? नहीं, मेरा ये है कि किसी पार्टी के अंदर रहना, हुकूमत के अंदर रहना और फिर सवाल पूछना, ये आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक जो है, एक हिसाब से एक नई पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हो रही है कि आप गवर्नमेंट के अंदर रह के भी आप सवाल करो गवर्नमेंट से कि अकाउंटेबल बनाओ। तो मुझे लगता है अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग, गुड। आप एक सियासी घर में पैदा हुए, क्योंकि आपके वालिद साहब हिंदुस्तान के ओनली मुस्लिम होम मिनिस्टर रहे, एंड मे बी द यंगेस्ट, लेकिन मुसलमान इकलौते हैं अभी तक। और शायद जिस हिसाब से सूरत हाल है, तो वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। उससे पहले वो कांग्रेस के साथ थे जम्मू कश्मीर में और काफी सीनियर पॉलिटिशियन थे, और आप उसी घर में बिजबियारा में रहे हैं। बचपन आपका पॉलिटिकल उस सिनेरियो में गुजरा है। आपने सियासत और सियासतदानों को बड़े करीब से देखा होगा अपने शुरू के दिनों में। तो क्या वही एक वजह थी कि आप सियासत में आए, या आप अपने वालिद साहब के साथ साथ चलना चाहते थे? नहीं, नॉट एट ऑल। वे कोई नहीं। वो बचपन में हम अपना बच्चे जैसे मस्ती करते हैं, उनको इतना तो पॉलिटिक्स तो समझना बड़ा मुश्किल बात है। बचपन में कहाँ समझ आती है आपको? ये पता है कि आपके डैडी क्या करें ये भी पता नहीं होता जब आप छोटे होते हैं। और इट वॉज अ वेरी नॉर्मल चाइल्डहुड, और मुझे पता भी नहीं था कि इससे ज़्यादा। फिर जब बड़े हुए तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी। और फिर जब 96 हुआ तो हालात बहुत ख़राब थे, आपको मालूम है, बहुत ख़राब थे। और बिजबियारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो मुफ्ती साहब को कांग्रेस में वापस आ गए एंड ही कुडंट गेट अ कैंडिडेट। तसद्दुक को बोला, ही मेड एन एक्सक्यूज कि मेरी एज कम है, उसकी शायद 25 से कम था उस वक्त। तो देन समबडी सेड कि महबूब असवनी। डैडी ने कहा आप लड़ोगी? मैंने कहा डैडी आप चाहते हैं क्या मैं लड़ूं? कहा लड़ोगी क्या? मैंने कहा मैंने अपने माँ बाप की कोई बात नहीं मानी जिंदगी में। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे तो मैंने उसमें भी की लटर मस्ती, और मैं डॉक्टर भी नहीं बन सके। उसके बाद वो चाहते थे कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले करूं, मैंने वो भी अपनी मर्जी से किया। तो कम से कम मैं ये बात अपने माँ बाप की मानूं, अपने फादर की मानूं कि वो चाहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूं तो मैं इलेक्शन लड़ूं। बट उस वक्त मुझे कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये क्या होगा, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, मैं किस रास्ते में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रही हूँ, वहाँ खतरा कितना है, क्या है। तो बट क्योंकि डैडी ने बोला तो मैंने कहा ठीक है मैं लड़ती हूँ, बट इट वाज नेवर प्लान्ड। You had no idea about electoral politics? Not at all. तो जैसे आपने 96 का जिक्र किया, उस वक्त शायद दो ही फीमेल्स थी। जी। एक सकीना इतुजी थी और एक आप थे, और दोनों ने 96 से ही शुरुआत की। दोनों साउथ कश्मीर से हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी काफी ज्यादा वहां मिलिटेंसी थी, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो क्या चैलेंजेस रहते हैं या रहे हैं? आज तो शायद वक्त बदल गया है। 96 में जब मिलिटेंसी पीक पे थी और एक लड़की आती है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अपनी शुरू करती है, व्हाट वाज द मेजर चैलेंजेस ड्यूरिंग दैट टाइम? नहीं, सबसे अच्छी बात है जो कश्मीरी सोसाइटी है, जम्मू कश्मीर की सोसाइटी है, बहुत इमेंसिपेटेड है। मुझे कभी भी कश्मीर में जब मैं बिजबियारा में गई, वहाँ के जो आदमी लोग थे, ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं औरत हूँ, मैं फीमेल हूँ। जितना प्यार से, जितना खुलूस से, उस वक्त तो खैर पहले सामने कोई आता नहीं था। जब मैं कंपेयर, मैंने कोई मुश्किल से 10-11 दिन की है, क्योंकि हालात ही बहुत ख़राब थे। तो मैं जब जाती थी तो कोई सामने नहीं आता था। लोग अपनी छोटी सी खिड़की खोल के ना वहाँ से सुनते थे। मैंने छोटा सा माइक लिया हुआ था, लाउड स्पीकर था उसके लगा हुआ, क्योंकि उस वक्त घरों में मिलिटेंट होते थे। तो लोग बाहर आने की जुर्रत नहीं करते थे। अभी कभी कभी जो हमारी बच्चियां हैं, औरतें हैं, वो पानी ले रही होती थी नलके से, तो मैं वहां बात करना शुरू करती थी, तो वो अपने आप को झटक के कहती थी आई आज वोट मांगने पता ही न पाने। तो ये एक डायलॉग होता था। तो मुझे ये बात चुप गई। मैंने कहा इनको क्यों लगता है ऐसा कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद कभी वापस नहीं आऊंगी?
तो मैंने इलेक्शन लड़ने के बाद, जीतने के बाद पहला मैं काम ये करती थी कि मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमती रहती थी। और उस वक्त चैलेंजेस क्या थे, उस वक्त कोई आपसे ट्रांसफार्मर नहीं मांगता था, कोई सड़क नहीं मांगता था, कोई पानी नहीं मांगता था। उस वक्त पकड़ दकड़ थी। अगर मिलिटेंट रिश्तेदार है तो भाई को तो छोड़ो, उसकी बहन को पकड़ के लेते थे, कैंप्स में लेते थे, माँ को पकड़ के लेते थे, घसीटते थे। और मेरा काम ये होता था उनको कैंप से छुड़ा के लाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। उसके बाद यहाँ विक्टर फोर्स था अवंतीपोरा, वापसी पे वहां जाके लिस्ट लेके भाई आपने फलानी फलानी के लोगों को पकड़ के रखा, उनको छोड़ दो। तो उस वक्त वो चैलेंजेस थे। पर इस वक्त मुझे लगता है इस वक्त के चैलेंजेस भी कम नहीं है। उस वक्त आपको जो मुश्किलात थे वो सामने उसका चेहरा था। उसका चेहरा था आर्मी, उसका चेहरा था मिलिटेंट, उसका चेहरा था टास्क फोर्स, उसका चेहरा था सरेंडर्ड मिलिटेंट। आज वो चेहरे सामने नहीं है। पर आज जो पकड़ दकड़ है, जो शक की नजर से देखा जाता है लोगों को, जो सर्विलेंस है, जो सजा दी जाती है, मकान ब्लास्ट किए जाते हैं, मकान अटैच किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे फलायम ट्रस्ट उसको किस तरह उसको अपने अंदर सरकार ने उसको ले लिया, लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है। मतलब आज भी मुश्किलात हैं, मगर आज वो बिल्कुल पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और वो ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा खतरनाक। लेकिन जो 96 का टाइम था, उससे पहले लड़कियां यूजुअली ऐसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती थी, पीक मिलिटेंसी थी। तो फेस ऑफ हुआ कभी कि कहा गया हो कि साइड हो जाओ, इलेक्शन का हिस्सा ना बने, इस पॉलिटिक्स से दूर मैंने वही रहें? तो कहा है कि उस हिसाब से कश्मीर के आदमी बहुत एमेंसिपेटेड है। मुझे कभी महसूस, हाँ सिर्फ एक चीज है, जब मैं पहले दिन निकली कैंपेन के लिए मैंने चूड़ीदार और कुर्ता पहना था और दुपट्टा ऐसे लिया था। तो जब मैं लोगों में गई, क्योंकि कहीं कहीं पर लड़के आते थे सामने, छोटे छोटे लड़के आते थे सामने, तो उससे मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो गया, क्योंकि दुपट्टा कभी यही खिंच रहा है, कभी शर्ट यहाँ जा रही है। तो मैंने 95 में मैंने हज किया था। मैंने वहां से 2 अबाइया लाए थे, एक मासी के लिए और एक दूसरी उसकी बेटी के लिए। एक तो मैंने दे दिया, एक मेरे पास पड़ा था। तो मैंने वो काला अबैया पहना और सर पे स्कार्फ लगाया। जब मैंने उसके बाद वो कैंपेन स्टार्ट की तो मुझे अपना आप आजाद लगा। मुझे लगा कि मैं लिबरेट हो गई हूँ, अब मैं कहीं भी कहीं बैठ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, हुजूम में जा सकती हूँ। तो मगर जहां तक लोगों का सवाल, लोगों ने मुझे कभी महसूस नहीं, दे नेवर अदर्ड मी कि ये कुछ अलग है, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं होने। शायद उसमें बहुत बड़ी वजह है कि मैं मुफ्ती साहब की बेटी थी। बचपन में शायद कई लोगों ने मुझे देखा भी था, वो भी था, मगर ओवरऑल मैं समझती हूँ कश्मीरी लोग इस मामले में बहुत मतलब बालिग नजर रखते हैं। दे आर ब्रॉड माइंडेड। ओके, तो यही वजह है कि वो आइडेंटिटी बन गई कि महबूबा मुफ्ती और अबाया, महबूबा मुफ्ती और स्कार्फ एक साथ रहते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए मुझे बहुत लोगों का प्रेशर भी आया कि भाई आपकी जो इमेज है वो जहादी जैसी बन गई है। अच्छा, ऐसा भी कहा गया? बहुत लोगों ने कहा कि ये जो दिल्ली में आपको जहादी नजर से देखा जाता है, या जो अबैया पहनती हो आप, ये जो है सर कवर करती हो, तो थोड़ा इसको डाइल्यूट करो। ना, नहीं किया। 96 से 99 और फिर मुफ्ती साहब ने सोचा कि उन्हें अपनी जमात बनानी चाहिए। तब आप मुफ्ती साहब के साथ शाना बशाना चलती थी। तो क्या प्लान था पीडीपी बनाने का उस वक्त? जैसा आपने कहा कि हम चाहते थे कि कश्मीरी अपनी जिंदगी जिए, लेकिन एक नेशनल पार्टी का हिस्सा थे मुफ्ती साहब। बिल्कुल। एक ऐसी सियासी जमात का जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात है, और कश्मीर में भी कांग्रेस का काफी और सारी जिंदगी मुफ्ती साहब ने कांग्रेस को दी थी। हाँ, बनाने में दी थी, कश्मीर खास तौर पे जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने दी। What was the thought process? मैं कांग्रेस में सीएलपी लीडर थी। हाँ, जब मैं बात करती थी कोई असेंबली के फ्लोर पे कि सख्तियां हो रही हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, तो कांग्रेस का जम्मू का, क्योंकि कश्मीर में तो मैं थी और इफ्तिखार साहब थे, और इफ्तिखार साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ली थी, तो जम्मू का ही कोई बंदा उठ के मेरी बात को काटता था, कांग्रेस का ही। हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट करता था। मैं कहती थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वो कहता था इसका उलट वो कहता था। कांग्रेस बिल्कुल वो उसमें वो करती थी। और कई बार जो है फारूक साहब जो है उस वक्त सीताराम थे हमारे प्रेसिडेंट, तो मेरी जो अखबारों की कटिंग, जहां मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिटिसाइज करती थी अगर वो कोई गलती करते थे, तो वो लेके जाते थे कि देखो तुम्हारी जो वहां सीएलपी लीडर है ये क्या करती है, ये जो फोर्सेस के खिलाफ बोलते हैं। तो लगता था कि ऐसा कुछ, मतलब हाँ, अगर हमको जम्मू कश्मीर की बात वाकई करनी है तो हमें
कोई अपना प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जहां पर कश्मीरी को लगे नहीं मेरी बात खुल के हो रही है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसमें जब मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट बने 98 में, तो मुझे याद है वो पार्लियामेंट में खड़े होके जब उन्होंने कश्मीर की बात की तो पीछे जितेंद्र प्रसाद शायद उनके बैठे थे, तो उनको ऐसे कमीज को कर रहे थे कि मतलब ये लग रहा था कि कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस को पूरा नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है, आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त फिर मुफ्ती साहब ने सोचा कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 60 MLA दे के बीजेपी में उमर साहब मिनिस्टर भी थे, इन्होंने पोटा भी वहां से पास नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस यहाँ लगाया और दे आर डूइंग एग्जैक्टली वही पॉलिसी चल रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो अब कश्मीरी जाए तो जाए कहाँ? तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और वो प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब से बढ़ के कोई दे नहीं सकता था और वो प्रूव ही हुआ। तो वही शक्ल फिर पीडीपी की शक्ल, बिल्कुल पीडीपी की शक्ल। तो एक कलम दवात, हरा झंडा, इस पे भी काफी तनकीद हुई कि कलम दवात लाया गया, माफ का सिंबल है, हरा झंडा लाया गया ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स को अपनी तरफ खींचा जाए। और फिर पीडीपी ने जब 2002 का इलेक्शन लड़ा और 16-17 सीटें हासिल की, शायद एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा। तो मुफ्ती साहब को देखा जाता था कि एक ब्रॉड विजन रखने वाले पॉलिटिशियन हैं जो हिंदुस्तान को समझते हैं, और आपको समझा जाता था उस वक्त में कि ये सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का जानते हैं क्योंकि ये लोगों के बीच जाती है। तो क्या वो चीजें हेल्प की? आई थिंक वी वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। वो मतलब कि उनका अपना एक ब्रॉड विजन था और वो उनको अंदाजा था कि पूरे कंट्री में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है। और मेरा ये था कि मेरे लिए एक नया था ये कि जाके देखना लोगों के घरों में, लोग मारे जाते हैं, फिर पीछे फैमिली रह जाती है, उनकी तकलीफ देखना। तो उसने मुझे किसी और तरह से मोल्ड किया, क्योंकि पहली बार जब मैंने कैंपेन के लिए गई और मुझे पहले ही दिन वहां अटैक हुआ खिरम से आते हुए, और उस दिन मुझे अंदाजा हो गया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। जब मुझे अटैक हो गया तो मेरे सिक्योरिटी के लोग नीचे उतरे, वहां लोग अखरोट उतार रहे थे पेड़ों से, उन्होंने उन्हीं को पकड़ लिया, जकड़ लिया कि तुम पेड़ों के ऊपर हो, तुमने देखा होगा कि गोली कौन चला रहा था। तो वहां से मैं देखती औरतें आ रही हैं, चीख रही हैं अपना बीटिंग देयर चेस्ट, बीटिंग देयर चेस्ट। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मुझे पता चला कि उन्हीं के बच्चे मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो मेरे साथ थे, मेरे गार्ड, पकड़ लिए। वो कहते हैं इनको पता है मिलिटेंट ने कहां से गोली मारी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। मैंने कहा ये क्या तमाशा है? मैंने कहा जब तक आप इनको नहीं छोड़ोगे मैं यहां से नहीं निकलूंगी, अगर आप रात को भी इनको रखोगे पकड़ के, मैं यहीं बैठी रहूंगी। उनको छोड़ना पड़ा। तो जब मैं उस दिन वापस चली गई कैंपेन करके रात को, तो लोग, लाइट तो बहुत कम होती थी, लालटेन लेके मेरे साथ रास्ते में खड़े थे देखने के लिए। ठीक। तो उस वक्त एक कनेक्शन हो गया मेरा लोगों के साथ। फिर मुझे समझ आया कि हमारे लोग कितनी मुश्किलात में हैं, कैसे दो बंदों के बीच में पकड़े गए। तो वो रिश्ता मेरा लोगों के साथ बना। फिर जब कोई मारा जाता था, चाहे वो कोई भी होता था, मैं उनके घर जाती थी और देखती थी उमूमन ये बड़े गरीब लोग होते थे, इनका कोई पूछने वाला नहीं होता था। तभी जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने तो हमने वो एक पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट से लाई थी, बाद में जो इम्प्लीमेंट हुई, कि इवन जो मिलिटेंट्स की फैमिलीज है उनकी भी फाइनेंशियल मदद की जानी चाहिए, उनके लिए भी एजुकेशन में उनको मदद की जानी चाहिए। सो दैट वाज द हीलिंग टच। और ये पीडीपी की पॉलिसी रही है हमेशा से, और आप इसकी बात आज भी करते हैं। इससे पहले आपने इंसिडेंट्स की बात की, खिरम का इंसिडेंट हुआ था, और उसके अलावा दो बड़े इंसिडेंट्स हैं जो मेरे जहन में है। एक है जब 1999 में आप वीरी साहब के लिए कैंपेन कर रहे थे और आईडी ब्लास्ट हुआ, वो भी खिरम एरिया में ही हुआ था, जिसके जो वीरी साहब आगे वाली गाड़ी में थे, वो सोमो में थे, उसके और 2 टुकड़े हो गए थे। मैं और डैडी पीछे वाली गाड़ी में थे, और वहाँ कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी था, तो इनके होते हैं ना हाथ में होती है इनकी वॉकी टॉकी, उसने कहा बाप बेटी उड़ गए। तो ये आपने सुना? ये हमने सुना, बाप बेटी उड़ गए। उसके अलावा उड़ी का अटैक था, काफी डेडली अटैक, बहुत खतरनाक अटैक। 2004 अप्रैल 8 2004 जब हम वहाँ उड़ी, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। तभी तो मैं कहती हूँ कि पीडीपी ने कुर्बानियां दी हैं, हमने खाली जबानी खर्चा नहीं चलाया। जब मुजफ्फराबाद रोड खुला नेक्स्ट ईयर 2005 में, तो 2004 में हमने कुर्बानियां दी, मैं बाल बच गई। तो पीडीपी तो, हम तो जबानी खाली कहते नहीं है, हमारे 14 लोग उसमें शहीद हुए उस रैली में। और उसके अलावा और एक अटैक हुआ जब मैं जा रही थी डोडा में,
हम्बल से आगे जा रही थी, तो मेरी गाड़ी के साइड में आईडी ब्लास्ट हुआ। बाल बच गई मैं उस दिन भी। तो ऐसे अटैक्स तब काफी ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा। मैंने तो 3-4 अटैक तो मैंने खुद सहे हैं। आप हीलिंग टच की बात कर रहे थे। आप एक दफा कुपवारा इलाके में गए थे, हराई में। हाँ, जहाँ एक किसी फैमिली को, खासतौर पर पर्टिकुलरली एक खातून को कोई सता रहा था। जो जिक्र हुआ है वो इखवान का हुआ है। और फिर आप उस आर्मी कैंप में गए, आपने वहां बात की, और फिर जब आप वहां से निकले तो बड़े मुस्कुराते हुए निकले कि ये मसला रफा दफा हो गया है। क्या ये चीजें करने से लोग कनेक्ट होते थे? देखिए, मैं तो लाइक एनी अदर कश्मीरी गर्ल, मैंने तो कभी आर्मी कैंप की शक्ल भी नहीं देखी थी अंदर से। मगर जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो शायद ही कोई ऐसा आर्मी कैंप हो जहां मैं अंदर नहीं गई हूँ, लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों की वकालत करने के लिए। और कभी कभी मतलब बहुत हंसी भी आती थी। एक बार बिजबेड़ा के एक इलाके में गई तो वहां सब लोगों ने मुझे घेर लिया, कहा जी ये दुकान पे लड़का बेचारा बैठा था, इसको आर्मी पकड़ के ले गई। तो लोगों ने वहां जियारत भी है, मुझे बड़े कहा कि कुछ भी करो। रो रही थी औरतें, अपना सीना चाक कर रही थी। तो उसके बाद जब मैंने, उसको तो मोबाइल नहीं थे, मैंने फोन किया, यहाँ जनरल चौधरी थे विक्टर फोर्स में। तो मैंने कहा ऐसे एक लड़के को बेचारा बड़ा बेगुनाह है, उसको उठा लिया। तो फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर शाम को मुझे कहते हैं महबूबा आपको पता है क्या? मैंने कहा कहता है उसके दुकान पे 1 बोरी एम्यूनिशन मिला। मगर मैंने कहा देखिए उसको ने तो खुद एम्यूनिशन नहीं रखा होगा ना, मिलिटेंट ने जबरदस्ती वहां दुकान में एम्यूनिशन रखवाया होगा, वो बेचारा क्या करता। बिल्कुल। तो ये मेरा काम यही होता था। जैसे जब मुफ्ती साहब बने तो जो काफी लोग घरों से बेघर थे, जो घरों गांव में रहते नहीं थे, जिसमें जमात इस्लामी की बहुत बड़ी तादाद थी, तो मुफ्ती साहब के एक वक्त में वो वापस चले गए, अपने घरों में बाइज्जत तरीके से रहने लगे। ऐसी कई चीजें उस वक्त की हमने, जिसको हीलिंग टच का नाम दिया गया बाद में। मैम, हीलिंग टच की बात आप कर रहे थे और आपने ये तमाम तर इंसिडेंट्स अपनी जिंदगी के बताए, लेकिन जब मौजूदा वक्त में देखते हैं अभी भी कई सारे कश्मीरी नौजवान जेलों में बंद हैं और कोई उनके बारे में बात नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं, मैं तो हमेशा उनके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैंने कई इनकी फैमिली से मिली हूँ मैं। बहुत तकलीफ में ये लोग, और ये बहुत ही गरीब घरों के बच्चे हैं, लड़के हैं, अब तो बड़े भी हो गए होंगे, पिछले इतने सालों से हैं। और ऐसी फैमिलीज है जिनके पास वहां बाहर की जेलों में जाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो वो केस कहाँ से लड़ेंगे? और जब जाते हैं वहां कभी मुलाकात होती है, नहीं होती है। इसीलिए मैंने अभी एक पब्लिक लिटिगेशन एक किया हुआ है, और मेरे ख्याल में आज या कल उसकी वहां हियरिंग होनी थी, इसीलिए कि कम से कम इनको शिफ्ट कर लीजिए, जो जेल्स में आउटसाइड हैं, जो अंडर ट्रायल्स है, उनको कश्मीर आप शिफ्ट कर लीजिए। तो हम अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर लेंगे। पर मुझे अफसोस है कि इस सरकार को, जिन्होंने बहुत इस बारे में शोर मचाया था, कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम लिटिगेशन में उनकी मदद कर सकते हैं, कम से कम सरकार से उनको यहाँ शिफ्ट करने के बारे में सीरियसली बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ होगा तो कम से कम माँ बाप मिल सकते हैं, उनका केस भी लड़ सकते हैं। ऐसे तो देखिए जो बड़े, जो मशहूर लोग हैं, जो किसी पार्टी के हेड्स हैं, अगर वो बीमार होते हैं, तकलीफ होती है, तो पता चल जाती। जैसे शबीर शाह साहब कहते हैं, मैंने सुना बहुत बीमार हैं, तो बहुत कोशिश कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कि उनको बेल मिले। इसी तरह जमात इस्लामी के हेड हैं या बाकी काफी लोग, मगर उनके बारे में हमें पता चलता है वो बीमार है। मगर जो आम लोग हैं, जो आम घरों से बाहर हमारे लोग जेलों में बंद है, वो किस हाल में है, उनकी तबीयत कैसी है, वो क्या कर रही है, तो किसी को भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद थी कि ये सरकार, मैंने कहा भी था इनको, रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ऑल पार्टी एक डेलीगेशन बनाइए। उमर साहब को मैंने कहा 4-5 लोग जो जाएंगे डिफरेंट जेलों में, आप उनसे लिस्ट ले लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कहाँ कहाँ हमारे कश्मीर के लोग हैं, किस किस जेल में बंद है, हम जाके कम से कम एक बार उनको देख तो आए। ऑन माई ओन में वो मुफ्ती को कोई बताएगा नहीं, पता नहीं चलेगा। बट अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये बात होती है, कुछ तो करें, हम कुछ तो करें, पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे 2 लॉ मेकर्स भी बंद हैं, एक इंजीनियर रशीद साहब और अब हाल ही में महराज मलिक, उन पे भी पीएसए लगाया गया है। तो क्या समझते हैं आप कि एक लॉ मेकर पे अगर पीएसए लगाया जाता है तो आम इंसान कितना सेफ है? वो कहाँ है सेफ? वही तो मैं कहती हूँ कि महराज मलिक साहब हो या इंजीनियर रशीद साहब हो, वो तो लाइमलाइट में है ना, कम से कम उनकी बात तो करते हैं ना। मगर जो बेचारे जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, जिनके 200, 300 विटनेसेस रखे हैं, जो पता नहीं सालों साल चलते रहेंगे,
केस चलता रहेगा, उसके बाद 10-15 साल के बाद बोलेंगे ये बिल्कुल बेगुनाह था, तो 15 साल उनकी जिंदगी के चलेंगे। उनकी बात तो कोई नहीं करता है। मेराज मलिक के खिलाफ PSA लगा या इंजीनियर रशीद के खिलाफ UAPA लगा है, कोई एक्ट है ऐसा, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे अंदाजा होता है कि अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर बयान में हर जगह कहते हैं कि हमने इख्वान राज को खत्म किया, टास्क फोर्स को खत्म किया, पोटा को खत्म किया, फिर 2 बार आपकी सरकार आई, PSA और अफस्पा को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? कैसे करते हैं हम? हमारे पास तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह मेजॉरिटी नहीं थी। वी डिड नॉट, यू नीड अ मेजॉरिटी। और हमने बीजेपी के साथ जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें रखा था हमने ये भी कि जो ही सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी तो एस्पा को भी हम विड्रॉ करेंगे। दे हैड एग्रीड, मगर लोगों ने चांस या ऑफ कोर्स वो जो आप एजेंडा ऑफ अलायंस का देख लीजिए ना, मगर जब लोगों ने चांस नहीं दिया, लोगों ने जो देखिए ना 2010 में भी यहाँ एजिटेशन हुआ, पर उसका रीजन था, उसका फेक एनकाउंटर हुआ मसल में, फिर शुपियन में वो बच्चियों के साथ ज्यादती हुई, फिर तुफैल मत्तू का वो हो गया, मगर जो बुरहान वानी के बाद यहाँ हो उसमें तो कोई कसूर ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया। तो लोगों ने जो एजिटेशन उठाए, जो पथराव किया, उसकी वजह से जो कई चीजें मैं कर सकती थी, बीजेपी से ले सकती थी, वो सब रुक गई उस एक एनकाउंटर से। नहीं, उस एक एनकाउंटर जो उसके बाद एजिटेशन हुआ। एनकाउंटर तो उससे पहले भी कई हुए थे, मगर जो उसके बाद एजिटेशन हुई, जिसके मुझे नहीं पता उसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या थे, कौन सी ताकतें थी, तो जो उस एजिटेशन ने जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान किया। वो एजिटेशन होना, फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को दरवाजों से लौटा देना, ये सब कंबाइन हो गया। और जो आज जम्मू कश्मीर के हालात हैं, इसमें उस एजिटेशन और खासकर वो जो दरवाजों से लौटाने का है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जब 2008 और 2010 में एजिटेशन हुई तब महबूबा मुफ्ती फोर्थ फ्रंट पे हुआ करते थे। हम देखा करते थे कि आप गाड़ियों पे जाते थे अपने वर्कर्स के साथ, शुपियन जैसे इलाके में, पुलवामा जैसे इलाके में फोर्थ फ्रंट पे रह के लोगों से बात करते थे। फिर 16 में वैसी कोशिश मैंने बहुत कोशिश की, मगर लोगों में कुछ ऐसा रुझान था कि मैं जहां भी, एक बार अनंतनाग में कहीं आग लगी, मैं वहां गई उसको देखने के लिए, तो वहां भी लोगों ने पत्थर मारे। इसी तरह अनंतनाग में उन फैमिली से मिली जिनके लोग मारे गए थे, वो फैमिलीज में मिली कि जब वहां हो गया था वो एनकाउंटर के बाद में कहीं कुछ हो गया था, आपस में तसादुम, मारे गए। मैंने बहुत कोशिश की रीच आउट करने की, पर मुझे समझ नहीं है कि लोगों को लगता था कि अगर हम पत्थर मारेंगे, PDP सरकार को गिराएंगे, तो शायद उसी से मसले कश्मीर हल हो जाएगा। मगर उससे मसले कश्मीर हल नहीं। महबूबा मुफ्ती और उसकी जो सरकार थी, वो एक दीवार बनी थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो तहफ़्फ़ुज़ की दीवार थी, जिससे बीजेपी के हाथ हमने बांध दिए थे कि वो 370 को नहीं छेड़ सकी, हमारी जमीन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकी। हमने अपने वक्त में बड़े सख्त कानून रखे थे कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जमीन पे इस तरह नहीं देनी है, पहले देखना है, जरूरत है, कैसे देना है, क्या देना है। आज तो सब कुछ टूट गया। आज तो जिसको चाहे चाहे, अभी ये देखिए होटल वालों से आप होटल की लीज खत्म कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जिंदल रोज आते हैं यहाँ, आपने महाराष्ट्र हाउस के लिए यहाँ जमीन दी, तो कर क्या रहे हैं? एक स्टेटमेंट है और हजारहा बार शायद मीडिया वालों ने आपसे बात पूछी है और ये आपके हर पोस्ट के नीचे कमेंट भी आता है, मालूम है मुझे, दूध और टॉफी। बिल्कुल। ये क्या एक बड़ी वजह बनी कि ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ? दमाल हांजीपुरा का एक इंसिडेंट हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई, राजनाथ सिंह जी आपके साथ बैठे थे और आपने ये बात वहां बिल्कुल मैंने कही। हर माँ को हक है अपने बच्चों को दुदकारना, डांटना। माँ अपने बच्चे को कितनी बार कहती है, अगर बच्चा हाथ जलाए कितनी बार कहती है, और क्या करने उसको, तपाले उसको गुमत अथ दो दी। माँ रोकती है ना बच्चे को, सड़क क्रॉस करते हुए ऐसे नहीं खींचती, मरनिशिया का सुन कहती है ना। तो मैंने भी कहा बच्चों से, क्योंकि ये वही लड़के थे, वो यही जिनको मैंने कैंपों से निकाला हुआ था, जिनको मैंने सर के ऊपर से उनकी रेत की वो भट्टी होती थी जब इनको बेगार के लिए ले जाते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, फिर वही लोग पत्थर मार रहे थे और क्या करते थे, छोटे बच्चों को आगे करते थे। माँ बाप ही नहीं सोचते थे कि भाई छोटे बच्चों को आगे करके उनको पैलेट लगते थे, बड़े वाले भाग जाते थे पीछे। तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे जो खुदा ना खासा पैलेट के शिकार हो जाएं, गोलियों के शिकार हो जाएं। तो मैंने उनको बोला वहां क्या करने जा रहे हो,
वहां क्या मिलेगा आपको? तो ये तो किसी माँ को हक है बोलने का। मैंने एज अ मदर ये बात कही। अब पॉलिटिशियंस ने, अपोजिशन ने उसको कितना चलाया, अभी तो कुछ भी चलता है। महबूबा मुफ्ती से लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं उन घरों में गई हूं जहां कोई नहीं जाता था, उनके आंसू पहुंचे जिनके आंसू कोई नहीं पहुंचता था। तो महबूबा मुफ्ती ने जब ये बात कही तो लोगों को बहुत बुरी लगी, और शायद लगनी भी चाहिए थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती से उम्मीदें लोगों की वाबस्ता हैं। महबूबा मुफ्ती से ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फारूक साहब कुछ भी कहें, कश्मीर को गोली मारो, बदकार, बिजली सूर, वो कोई उसको नहीं करता है, कोई नहीं लेता है। मगर महबूबा मुफ्ती की बात को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे प्यार भी बहुत दिया, इज्जत भी बहुत दी। तो बेटी समझते हैं, बेटी समझते हैं मुझे, और मैंने भी माँ समझ के कुछ बात कही थी, मगर लोगों को बुरी लगी। वो गलत डायरेक्शन में चली गई, हाँ, आप गलत ऐसे डायरेक्शन कहते में हैं? चली गई, बिल्कुल। तो जो सियासतदान कहते हैं, और आप जिस पोजीशन पे थे, आप चीफ मिनिस्टर थे या जो इस पोजीशन पे रहते हैं, क्या कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कुछ कहने से पहले? सोचना तो पड़ता है, पर जो मेरे जैसे इमोशनल लोग होते हैं ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे इमोशंस में शायद इतना कंट्रोल नहीं रहता है कि मैं क्या बोलती हूँ। तो ऐसे में सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, मगर जो हम जैसे इमोशनल लोग हैं वो ज्यादा सोच नहीं पाते हैं ऐसे में। लोग तो ये भी कहते हैं कि सियासत में जज्बातों की ज्यादा कदर नहीं होती है। मन में जज्बाती हूँ, मैं क्या करूँ। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती इज अ स्ट्रीट फाइटर। बिल्कुल हूँ, मैं स्ट्रीट फाइटर ही हूँ। मैंने टास्क फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैंने इखवानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मतलब सड़क पे तब मैं निकलती जब मेरे वर्कर जो है, डर होता था, खौफ होता था कि कहीं मार देंगे। और आपको मैंने बताया भी कितने सारे अटैक्स हुए मुझसे, मेरे ऊपर। त्राल में ग्रेनेड अटैक हुआ, बिजबिहाड़ा में, खिरम में, कहाँ का अटैक नहीं हुआ मुझ पे, मगर मैं डटी रही। उसमें सबसे बड़ी मेरी ताकत मेरे वालिद मुफ्ती साहब थे। मुझे मालूम था कि अगर इनके हाथ में कोई ताकत आएगी तो ये जम्मू कश्मीर के हालात को एकदम बदल देंगे, अगर इनको मौका मिला। मगर लोगों ने मौका नहीं दिया। जिस तरह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी 60 सीटें, अभी 50 सीटें, अगर मुफ्ती साहब को भी 40-42 सीटें दी होती तो मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर के हालात ही कुछ और होते। जो आप कहते हैं कि मसला कश्मीर है वो रिजॉल्व हो गया होता, उसके मैं आपको पता है जो उन्होंने शुरुआत की थी 2002 में, कश्मीर कहाँ पहुंचा था। डायलॉग, पाकिस्तान के साथ बात होना वाजपेयी जी के टाइम में, उसके बाद रास्ते खुल जाना, ये तो उसी रेजोल्यूशन की तरफ ही चल रहा था ना। कश्मीर तो ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उठा के या वाजपेयी जी उठा के पाकिस्तान को देंगे, मगर एक बाइज्जत हल निकल सकता था जो मुफ्ती साहब निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो एजेंडा ऑफ अलायंस में वो तमाम चीजें हमने रखी थी जो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से जरूरी है। करगिल अस्करदू रोड खोल दो, हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस कर दो, एस्पा को आहिस्ता आहिस्ता एरिया से रिवोक करो, डायलॉग करो। तो यही तो बातें हैं, और क्या है मसले कश्मीर का हल। बिफोर वी कंक्लूड दिस इंटरव्यू, महबूबा जी, मौजूदा वक्त में पीडीपी को वापस बनते हुए देख रहे हैं आप? जो 2019 में हुआ, आपके कई सारे साथी साथ छोड़ के चले गए, और अब 2024 में 3 नंबर पे आके सिमट गए। तो 2025 आ चुका है, अब इलेक्शन, बाय इलेक्शंस भी हैं, और उसके बाद 4 साल और है, उसके बाद एक बार फिर इलेक्शन होंगे। तो क्या पीडीपी रीगेन कर रही है मोमेंटम? बिल्कुल, इंशाल्लाह रीगेन कर रही है, क्योंकि हमारी पॉलिसी लोगों की पॉलिसी है, जो लोगों की दिल की बात हम करते हैं, जो लोग चाहते हैं, और कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेरे अपनी पार्टी में भी लोग जो है मेरे खिलाफ हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको लगता है बहुत मसलहत से काम लेना चाहिए। मगर मसलहत से काम लेने के लिए यहाँ बहुत सारी जमातें हैं। अगर सभी मसलहत से काम लेंगे तो कश्मीरी का दर्द कौन बोलेगा, तकलीफ कौन बोलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीडीपी इंशाल्लाह आगे चलेगी और लोगों में अपना मकाम दोबारा बनाएगी। इस सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्हें काम करने की जरूरत है? नहीं, मैं कौन होती हूँ उनको बताने वाले, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं इसमें तो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। और उमर साहब की भी ये सेकंड टर्म है इस वक्त, ही नोज इट। पर मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मसलहत से काम ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मसलहत से काम ले रहे हैं। कि मैं नहीं समझती कि अगर वो बीजेपी के साथ जो है कुछ मुद्दों पे सीरियसली बात करेंगे तो बीजेपी बिल्कुल वो टाल देगी, ऐसा नहीं है। मगर वो मैंने जैसा कहा कि बहुत ही ज्यादा मसलहत से काम हो रहा है। 3 बड़ी सियासी गलतियां आपके करियर में क्या रही?
मेरे ख्याल में सियासत में कोई जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है। जब कोई चीज फेल हो जाए तो फिर वो गलती सब नजर आती है, जब पास हो जाए तो वो अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आई डोंट थिंक कि मुझे कोई ऐसा मैंने कभी सोचा है ये मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ कि ये चीज शायद नहीं करनी चाहिए थी जिससे खामियाजा भुगतना पड़ा हो, ऐसा कुछ कभी हुआ हो, ऐसा कोई इंस्टेंस? मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज जब मैं कोई चीज कर गुजरती हूँ तो उसके बाद मैं उसके बारे में बहुत कम सोचती हूँ। चले, बिल्कुल सही। आपने शुरू में कहा कि आप ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक नहीं रखती, किताबें काफी कम पढ़ते हैं। तो अगर इफ यू वांट टू रिकमेंड एनी बुक टू कश्मीरीज जो उन्हें पढ़नी चाहिए, जो उन्हें समझनी चाहिए, जिनसे वो थोड़ा बेहतर 40 Rules of Love, I love that book। अच्छा, I love that book। कोई ऐसी किताब जो कश्मीर के हवाले से लिखी गई हो और आपको पसंद हो? कश्मीर के हवाले से मैंने बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद कश्मीर के बारे में किताब हूँ। अच्छा, मैंने मैंने इतना कुछ देखा, इतना कुछ सहा है, और शायद ही जम्मू कश्मीर का वो कोई कोना हो जहाँ मैं नहीं गई हूँ, जहाँ मैंने देखा नहीं है, और लोगों के दुख को नहीं महसूस किया हो, लोगों की तकलीफ को महसूस नहीं किया हो। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ सब कुछ मैं कश्मीर के बारे में जान गई हूँ कि किताब पढ़ना अच्छी बात है, पर मैं खुद समझती हूँ कि मेरे दिल में कश्मीर की बहुत बड़ी किताब लिखी हुई है। तो अब आपकी ऑटोबायोग्राफी का वेट करना पड़ेगा, तो फिर शायद वो लोग पढ़ें और वो कश्मीर को और बेहतर समझ पाएंगे। I don't know about that। चलिए, थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थी मैडम महबूबा मुफ्ती जी, जिन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपने बारे में मौजूदा वक्त में जो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसके हवाले से बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम तर लोग जो इंटरव्यू देखेंगे अपने सुझाव भी कमेंट्स में जरूर बताएंगे, ताकि वो तमाम तर बातें मैडम तक जरूर पहुंचे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।